हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका सागवल चौहान और आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस वाला चैप्टर जो है। मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि मैम हमारा सिलेबस है थोड़ा सा करवा दीजिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर 1 घंटा भी आपको देती हूँ तो वो बेनिफिशियल है आपके लिए। आई थिंक सो दैट। सो मैं यहाँ पे पूरे चैप्टर का रिवीजन नहीं करवा रही, मैं आपको जस्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास कोई बुक है, जो भी सीबीएसई की आपने बुक ले रखी हैं उनके अंदर जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या फिर उनको टेक्सचुअल क्वेश्चन बोलते हैं या ब्लूप्रिंट बोलते हैं, तो वो आप निकाल लीजिए और अपनी जो बुक है वो आप ओपन कर लीजिए या फिर आप एक कोई नोटबुक ले सकते हैं। जस्ट वो इनफ है आपके लिए, आप सिर्फ मेरी सुनेंगे, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, दैट्स इट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने जो है वो है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको मैंने प्रोवाइड की है 3 टेस्ट ट्यूब, ओनली 3। दैट वन ऑफ दैम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया है, एंड देन अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन। और अदर जो बाकी जो 2 हैं आपके पास, उनमें मैंने एक में एसिडिक सोल्यूशन लिया है, एक में मैंने बेसिक सोल्यूशन लिया है। सो आपको मैंने 3 टेस्ट ट्यूब दी, प्रोवाइड की है आपको, एक में मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया, एक में एसिडिक और एक में बेसिक। इन्होंने कहा कि इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया जाए तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है, आपको क्या दिया गया है। तो उसके लिए आपको जस्ट सिंपल एक मैंने ट्रिक करवाई हुई है, BAR। आपको जस्ट बार एक ट्रिक है, आपको याद रखनी है, BAR ब्लू लिटमस एसिडिक सोल्यूशन, R मीन्स रेड कलर, ब्लू लिटमस एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जहाँ A आपने लिखा है BAR, A के नीचे B लिख दीजिए। अब आप रिवर्स में जाइए, BAR RBB ब्लू लिटमस एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाएगा। सो रेड जो आपका लिटमस पेपर है वो आपका बेसिक सोल्यूशन में ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक ट्रिक है, नॉर्मली है, आपको कलर्स का पता है, आपको जस्ट इन्होंने क्या दिया है, रेड लिटमस पेपर दिया है। रेड लिटमस पेपर ओनली कलर चेंज करेगा वो सिर्फ बेसिक सोल्यूशन में करेगा। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप रेड लिटमस डालोगे तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा आपका ब्लू। इन्होंने जो आंसर दिया है उसके बेस पे देखते हैं हम। फर्स्ट इन्होंने 3 पार्ट्स बना दिए। लिखने का भी एक पैटर्न होता है, अगर आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का है। अगर आपको सीबीएसई के एग्ज़ाम में आपको 3 मार्क्स का मिलता है तो आपको मैं भी यही सजेशन दूंगी कि आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसको अटैम्प्ट करना चाहिए। आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब A, B, C, इस तरह से डिफरेंट उसको नाम मेंशन कीजिए। और आपने तीनों की तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या दिखाना है कि मैंने इसमें लिटमस पेपर डाला, अब इसमें डाला, अब इसमें डाला, और मुझे ये कलर मिला, ये मिला, ये मिला। आप टेबल भी बना सकते हैं या इसको अटैम्प्ट इस तरह भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ है। ए पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि पुट द रेड लिटमस पेपर टर्न इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब। इन्होंने पहला पॉइंट लिखा कि हमने जो है रेड लिटमस को तीनों के तीनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने सेपरेटली इनको डाल के देखा। द सोल्यूशन विच फॉर्म्ड कैन नाउ बी यूज्ड, द सोल्यूशन विच टर्न्स, इनमें से जो भी टर्न करेगा रेड लिटमस पेपर को टू ब्लू में विल बी द बेसिक। इनमें से जो भी उसको टर्न करेगा रेड लिटमस को ब्लू में वो आपका क्या होगा, बेसिक होगा। जो आप बातें करते हैं नॉर्मली, साइंस ये नहीं कहते कि आप ग्रामेटिकल रूल वगैरह लिखें, आप अपना जो भी आपको नॉलेज है आप उसी को पहले लिखें। तो इन्होंने भी यही यूज़ किया हुआ है, द सोल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू विल बी द बेसिक सोल्यूशन। हेयर द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड, ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ब्लू लिटमस पेपर आपको मिल गया, कैन नाउ बी यूज्ड। अब इसी ब्लू लिटमस पेपर को आप यूज़ कर सकते हैं बाकी दोनों के लिए। देखो उन्होंने कहा आपको ओनली एंड ओनली, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको सिर्फ रेड लिटमस दिया था उन्होंने, आपके पास ब्लू तो था ही नहीं। तो आपने जब रेड लिटमस को जब आपने तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल के देखा तो आपको एक टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर मिल गया, बाकी 2 में तो नहीं मिला। अब बाकी 2 में क्या हो रहा है, आप बाकी 2 को कैसे सेपरेट करोगे कि एक डिस्टिल्ड वाटर है, एक एसिडिक सोल्यूशन है। अब आप क्या करोगे, इस ब्लू लिटमस को ही दोनों सेपरेटेड जो आपकी बच गई हैं वो जब वो ब्लू कलर का हो जाए उसको थोड़ा सा ड्राई कीजिए। अब वो आपके पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, अब उसको जो 2 सेपरेट आपके टेस्ट ट्यूब हैं उनमें डिज़ोल्व कीजिए। एक में डिज़ोल्व किया, कलर चेंज नहीं हुआ, दूसरी में डिज़ोल्व किया, आपको एसिडिक मीन्स आपका जो ब्लू लिटमस है वो एसिड में चेंज हो गया, एसिड में कलर चेंज हो गया, उसका वापस से वो रेड में चेंज हो गया। सो दैट मीन्स आपका जो कलर चेंज हुआ है ब्लू लिटमस टू
रेड कलर में। सो नाउ वही सोल्यूशन आपका एसिडिक हुआ। तो इनकी रिक्वायरमेंट जो इन्होंने जो आपको प्रोवाइड किया और उसके बाद इन्होंने जो एक कंडीशन आपके ऊपर लागू की वो ये की कि आपको सिर्फ एक रेड लिटमस ही दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपने तीनों के अंदर डिज़ोल्व करके देखा, 2 में तो कलर चेंज नहीं होगा, 1 में हुआ। जब वो आपका रेड वाला ब्लू में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज होने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ड्राई कीजिए, ना भी ड्राई किए तो भी आपका कलर चेंज वापस हो जाएगा। तो आपने बाकी जो 2 बची हुई हैं उसमें दोबारा उसको डिज़ोल्व करके देखा, तो जिसमें उसका वापस कलर आ गया रेड, वो एसिड था। ब्लू रेड में चेंज हो गया, वही एसिड था। ब्लू रेड में चेंज हुआ, वो एसिडिक था, BAR। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि पुट दिस ब्लू लिटमस पेपर इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब 1 by 1 and the solution will turn blue litmus paper to red will be the acidic solution। बस आपको लिखना आना चाहिए, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपने उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझा है, तो आपको जस्ट अपने वर्ड्स में लिख के आना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप थर्ड पॉइंट बना लीजिए। नाउ पुट दिस ब्लू लिटमस पेपर इन द लेफ्ट थर्ड जो भी आपके पास टेस्ट ट्यूब हैं। सो देर इज़ नो इफेक्ट, देर इज़ नो चेंज इन कलर in the red or in the blue litmus paper, so this is a neutral solution, hence it will be the distilled water। thank you। second question हमारे पास है, why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessel। why should, क्यों नहीं करना चाहिए आपको curd and sour substances को, why should curd and sour substances not be kept in, आपको रखने नहीं चाहिए ब्रास या फिर कॉपर के वेसल में। तो आपको क्यों नहीं रखनी चाहिए? आपको पता है कि जो आपके पास कर्ड है वो एक खट्टी चीज़ है, मीन्स और है, खट्टा सब्सटेंस हो या फिर आपकी दही हो, तो उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। और एसिडिक जो चीज़ होती हैं, जब भी वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है, तो आपको एक चीज़ पता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सम साल्ट, मे बी इट्स पॉइजनस, मे बी नॉट, और प्लस हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है। आपको सिर्फ इतनी नॉलेज है, तो आपको इसी का यूज़ करना है। उन्होंने आंसर दे रखा है कि उसमें उसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है, कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस डू नॉट कैप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल, आपको क्यों नहीं रखनी चाहिए। सो आंसर में क्या है इसके, कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी कैप्ट इन ब्रास, आपको नहीं रखनी चाहिए एंड कॉपर वेसल में। दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर सब्सटेंसेस कंटेन एसिडिक मीडियम और कंटेन एसिड्स विच कैन रिएक्ट विद दीज वेसल्स, जो इन वेसल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं एंड टू फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड, एंड टू फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड। इस वर्ड को लिखने के बाद आपको पेंसिल से अंडरलाइन करके आना है पेपर में, क्योंकि आपका ये 1 मार्क्स ही आपको 2 मार्क्स दिला रहा है। ये क्वेश्चन पेपर में आया 2 नंबर का, आपको लिखना सिर्फ इतना है कि उसने पॉइजनस कंपाउंड बनाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, पॉइजनस कंपाउंड बनाया है। बाकी आपके जो लिखने का एक स्टाइल होगा, पहले तो उनके क्वेश्चंस की लैंग्वेज को रिपीट करो, उसके बाद लिखो दिस इज बिकॉज क्योंकि उसके अंदर एसिड है, आपको इसको अंडरलाइन करना है, एंड विच कैन रिएक्ट विद दीज वेसल्स टू फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस को अंडरलाइन करना है, दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, जिसके कारण क्या हो सकती है, दैट मे लीड टू फूड पॉइजनिंग, दैट मे लीड टू सम डिसीज, दैट मे लीड टू फूड पॉइजनिंग एंड डैमेज हेल्थ। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे पास, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। थोड़ी देर पहले ही मैंने रिपीट किया है कि विच गैस इज यूजली लिबरेटेड, कौन सी गैस आपकी लिबरेट होगी व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, जब आपको कोई भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। इलुस्ट्रेट का मीनिंग ही एग्जाम्पल होता है। इलुस्ट्रेट या डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो अपने शब्दों में विद एन एग्जाम्पल। हाउ यू विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, आप इस गैस की प्रेजेंस को कैसे देखोगे। कई बार मैं क्लास में बता चुकी हूँ, बच्चों को कई बार बता चुकी हूँ कि मेटल रिएक्ट विद एसिड विच गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के सामने जब हम लाइटर को लेकर आते हैं या कोई भी हम मीन्स हम उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो साउंड होगी वो पॉप की साउंड होगी। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ ही हम उसकी जो प्रेजेंस है उसको देखते हैं। सो आंसर में देखिए, इसको अच्छे से अंडरस्टूड कीजिए इस लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, यूजली हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। आपको इसको अंडरलाइन करना है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मेटल ले लीजिए, जिंक या सोडियम, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। इन्होंने जिंक लिखा हुआ है, विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन्होंने लिखा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।
एज फॉलोज, इन्होंने लिखा Zn प्लस H2SO4 गोज टू ZnSO4 प्लस H2। Zn मीन्स जिंक है आपका, उसके नीचे लिख दीजिए जिंक है। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, नीचे लिख दीजिए डाइल्यूटेड है। गोज टू में क्या होगा, ZnSO4। आपको पता है जिंक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और वह डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। प्लस आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सो द हाइड्रोजन गैस इवोल्ड कैन बी टेस्टेड। अब इस हाइड्रोजन गैस को आपको टेस्ट कैसे करना है। हाइड्रोजन गैस इवोल्ड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग द गैस थ्रू अ सोप सोल्यूशन। हाँ, दूसरा जो हम कर सकते हैं, हम मैच बॉक्स, अगर हम मैच स्टिक एक जली हुई इसके पास लेकर आते हैं, एक तो पॉप साउंड आती है, दूसरा हम इसको सोप सोल्यूशन से भी पास करा सकते हैं। सोप सोल्यूशन से हमने जैसे इसको पास कराया, द ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द सोप बबल्स। अब जो सोप बबल्स होंगी उसके पास जैसे दोबारा से, फिर मैं इसका मेन यही है पॉप साउंड वाला, देन द ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द सोप बबल्स फिल्ड विद द गैस। ये जो सोप के बबल्स होंगे मीन्स उस सोप सोल्यूशन में बबल्स क्रिएट होंगे, तो बबल्स के पास ऐसे ही मैं द सोप बबल्स वो क्या करेंगे, अपने आप में भस्ट मीन्स एकदम से साउंड देंगे, ब्रस्ट, नाउ बस्ट एंड द हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। और इस तरह से हम आए वहाँ पे क्या मिलेगी, लास्ट में आपको लिखना वही है पॉप साउंड, आपको मार्क्स तो इसी का मिलेगा, क्योंकि ये क्या दिखाता है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। कई बार आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन चुका है कि पॉप साउंड के साथ हम किस गैस के प्रेजेंस को देखते हैं या डिफाइन करते हैं, तो उसका आंसर जो होता है एमसीक्यू में वो हाइड्रोजन गैस ही होता है। इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल, एक और साथ में अनदर एग्जांपल लिख सकते हैं, Na प्लस H2SO4 गोज टू Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ मेटल कंपाउंड ए। आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया है, मेटल दे दिया गया है, उस मेटल का बना हुआ कोई कंपाउंड दिया है आपको ए, ठीक है, मेटल है, ये बात तो कन्फर्म है। रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स आपको कोई मेटल का कुछ ना कुछ कंपाउंड दिया गया है और उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। सर वैसे भी सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस जहाँ आपको शब्द आ जाए, आप एग्ज़ाम पेपर में ही अपना साइड में लिख दीजिए कि एफर्वेसेंस की प्रेजेंस जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिर्फ एक ही गैस है, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको थोड़ी थोड़ी हिंट मिल रही है, इस पहली लाइन में ही आपको हिंट मिल रही है। मेटल है, ठीक है, उसके साइड वाला छोड़ दीजिए, मेटल ले लीजिए, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से आप लिख दीजिए साइड में। उसकी साइड वाली जगह छोड़ दीजिए, वहाँ पे क्लोराइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, कुछ भी हो, आपने सारे ऑप्शंस रख दिए अपने अकॉर्डिंग। उसको रिएक्ट करवाओ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्ट करवाओ, और फिर उसमें से देखो आखिर इनमें से सल्फेट्स में से, कार्बोनेट्स में से या क्लोराइड में से एफर्वेसेंस वाला जो होगा आपका CO2। अब इनमें से CO2 कहाँ से निकल रही हैं, मोस्टली आपका कोई भी मेटल हो, अगर आपका कार्बोनेट है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पक्का निकलेगी। तो ये आपका माइंड जो है पेपर में इस तरह से आपका एक्टिवेट होना चाहिए कि मुझे हिंट मिल रही है कि मुझे कहाँ कहाँ अपना आइडिया लेना है। सॉरी, द गैस इवोल्ड, जो गैस निकलेगी, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आपको पता ही है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आप जो हैं ड्राई CO2 यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्कूल में भी हैं, आपके आसपास आप पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं, वहाँ पे उस पर लिखा भी रहता है, मेंशन भी रहता है। अगर आपको नहीं पता, अभी आप 10th में हो, सो मे बी आपको ना पता हो, तो ड्राई CO2 जो है वो आपके फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज़ की जाती है। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि द गैस इवोल्ड, जो आपकी गैस निकली है वो एक्सटिंग्विशर्स के रूप में यूज़ हो रही है, वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपने जो भी आपने मेटल लेना है, जो भी आपने मेटल कार्बोनेट लेना है, आपको उसकी रिएक्शन लिखनी है। फॉर अ रिएक्शन उसको बैलेंस करना है। इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। इन्होंने लास्ट में आंसर दे ही दिया खुद, इन्होंने मेटल लिया है कैल्शियम और आपका साइड में क्या निकला है, क्लोराइड। क्लोराइड तो निकलेगा ही, क्योंकि आपके पास क्या है, HCl है, HCl में से क्लोराइड तो निकलेगा। जो कैल्शियम था उसके साथ जो कार्बोनेट था, कार्बोनेट तो उड़ गया, कार्बोनेट तो CO2 बन के उड़ गया, जो कैल्शियम रह गया वो बेचारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपको क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर मिल जाते हैं। साइंस का यही बेनिफिट है, साइंस का क्वेश्चन जितना लेंथी होगा, जितना ज़्यादा लेंथी होगा, उतना ही वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए अंडरस्टूड करना। सो अ मेटल कंपाउंड A रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफ्लोरेसेंस। अब आप क्या कीजिए, आप सीधा एक मेटल लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl लीजिए, उसके बाद उसकी जो रिएक्शन कीजिए, कैल्शियम क्लोराइड प्लस आपका हाइड्रोजन बच गया और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गई, H2O प्लस CO2 आपको निकालनी है। ठीक है, इस तरह से अब इसको बैलेंस कीजिए। अब आपको मैंने बोला है
हाइड्रोजन गैस निकलती ही निकलती है, जब भी हम मेटल का कार्बोनेट या कुछ भी लें तो हाइड्रोजन निकलती है, लेकिन हाइड्रोजन जो है जैसे ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा H2O बन जाएगा। तो अब यहाँ H2O है, हाइड्रोजन मेरे 2 हैं, तब भी मेरा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा HCl को। और मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिखा, तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 के वजह से जो है वो नोबल गैस के पास है 18 के पास, तो उसकी 2 वैलेंसी होगी। क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो 17, उसका एटॉमिक नंबर है, 18 के पास है वो, तो उसकी 1 होगी। तो हम अगर क्रॉस भी करते हैं, फॉर्मूला भी बनाते हैं, तो CaCl2 फॉर्मूला बनता है हमारा, CaCl2 बन रहा है, तो Cl2 है तो 2, इसको बैलेंस करने के लिए भी हमें HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी ये बैलेंस होगी, CaCO3 + 2HCl गोज़ टू CaCl2 + H2O + CO2। अब आपको इसको थ्योरेटिकल लिख देना है। थ्योरेटिकल कैसे, द गैस दैट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, लिख दिया। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl, यह कब बनी, कैसे बनाई गई, इट इज़ फॉर्म्ड, यह कैसे बनी, एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन अ मेटल कार्बोनेट एंड अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, एंड प्रोड्यूस एफरवेसेंस आपको मिलेगी, सिंस वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड एंड दिस शोज दैट द मेटल कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। यह दिखा रहा है कि आपको कैल्शियम क्लोराइड मिला है, तो यही चीज़ आपको दिखा रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट मिला। जो बातें मैंने आपसे की, जो बातें क्वेश्चन में थी, वही आपको एज इट इज़ आंसर में पुट कर देनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट कैन नॉट बी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कहा कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकती हूँ, मैंने कहा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं एनालिसिस करूँ या एनालाइज करूँ कि मेरे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है और मेरे पास जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 अगर मैं कैल्शियम को निकाल दूँ तो HCO3 नो नेगेटिव, यहाँ पे जो बचता है मुझे लिविस बेस मिलता है सॉरी, लिविस बेस मिल रहा है। लिविस बेस जो है वो बेस है, और जो दूसरा है मेरे पास वो क्या है, एसिड है HCl, तो वो दोनों रिएक्ट करके वो न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, वो दोनों ही रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगी, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगी। सो कभी भी इस तरह से हमारे पास जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन कार्बोनेट वो मोस्टली बेसिक इन नेचर होता है, और मैंने एसिड लिया, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, वहाँ पे साल्ट नहीं मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड इज ए साल्ट, इसे लास्ट में अपनी रिक्वायरमेंट दे दी कि मुझे तो वही लास्ट में साल्ट चाहिए, तो साल्ट नहीं मिलेगा। थस क्या होगा, थस द मेटल कंपाउंड A is calcium carbonate and the calcium carbonate react with dilute HCl to form the calcium chloride and carbon dioxide and water। तो इस तरह से आपको ये मिल जाता है। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके केस में लुईस एसिड और लुईस बेस का कंसेप्ट आ जाता है, और वो ऐसे ही रिमेनिंग रह जाता है हमारा, और जो कैल्शियम क्लोराइड है उसके हमें PPT मिल जाते हैं, और जबकि हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वो रिमेनिंग रह जाता है सोल्यूशन के अंदर, इसलिए उसमें आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती, उसमें आपको CO2 की एफ्लोरेसेंस नहीं आती, इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। उसके बाद है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डू HCl HNO3 एट्सेट्रा, HCl HNO3 एट्सेट्रा ये दिखा रहे हैं कि एसिड है, HCl भी और HNO3 भी, ये दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। शो एसिडिक करैक्टर, खुद बोल दिया इन्होंने, इन एक्वस सोल्यूशन, जब हम इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये एसिडिक नेचर में पाए जाते हैं। जैसे हम वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे ना, तो ये अपना H पॉजिटिव ईजिली दे देंगे, ईजिली अपना H पॉजिटिव रिलीज़ करेंगे। H पॉजिटिव जितना ज़्यादा अच्छे से ये H पॉजिटिव अपना रिलीज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ये अपना एसिडिक करैक्टर शो कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि वाई डू, ऐसा क्यों हो रहा है कि HCl HNO3 शो एसिडिक करैक्टर इन एक्वस सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करैक्टर, जबकि अल्कोहल और मेरे पास ग्लूकोज हैं, अब उनको मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करती हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे H पॉजिटिव करैक्टर बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 हैं, C6H12O6 हैं, सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। कोवलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है कि जैसे हमने वाटर में डिसोल्व किया और ईजिली अपने H पॉजिटिव दे देंगे, ऐसा होता तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल ना होता, ठीक है। तो दूसरी बात हो रही है मेरे पास अल्कोहल की। अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है, अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है। अगर वो वीक एसिड है, एसिड तो है चलो, लेकिन उसको जैसे मैंने वाटर में डिसोल्व किया तो उसने जैसे कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए C2H5OH या CH3OH, मैंने ये दो कोई सा भी ले लिया, अब इसमें से मेरे पास जो है H पॉजिटिव निकल जाएगा, लेकिन एक बल्कि ग्रुप जो है वो मेरा प्रेजेंट रह जाएगा सोल्यूशन में, बल्कि ग्रुप जो है मेरा वो सोल्यूशन में
प्रेजेंट रह जाएगा। तो इस कारण मैं कह सकती हूँ कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद इतना एच पॉजिटिव आसानी से नहीं देता जितना कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। हमारी नॉलेज तो इतनी कहती है कि हमें ये पता है कि HNO3 HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वाटर में डिज़ोल्व होते ही वो अपना एसिडिक नेचर दिखाएंगे, ईजिली एच पॉजिटिव जो है अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। So HCl, HNO3 etc. ionize in aqueous solution to produce H3O positive ion, हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन। और एक और चीज़ है, हमारा जो एसिडिक करैक्टर है वो आप pH स्केल में भी देखते हो। pH स्केल में हमारा क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा जो है हमारा pH वेरी करती है। और क्योंकि pH की अगर हम डिफाइन भी करें कि pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कौन सा होता है, H3O पॉजिटिव आयन। सो नाउ HCl, HNO3 etc. ionize HCl, HNO3 etc. ionize in aqueous solution to produce hydronium ion. Hence they show acidic character. इस प्रकार वो क्या शो कर रहे हैं, अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। कंपाउंड लाइक C2H5OH, इन्होंने इथेनॉल लिया है या फिर आप मिथेनॉल वगैरह ले सकते हैं या कुछ भी। एंड ग्लूकोज डू नॉट आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोनियम आयन। तो वही दो रीज़न दिए हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अपना हाइड्रोनियम आयन ईजिली देते हैं, जबकि जो अल्कोहल और ग्लूकोज हैं वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बना पाते। इज इक्वल टू, इन्होंने कहा है कि इस बात को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैम इज नॉन आयनाइजेबल, कि उनके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो आयनाइजेबल नहीं है। बिकॉज मैं कह सकती हूँ कि इथेनॉल और ग्लूकोज में कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट करैक्टर है, वो वैसे भी ऑर्गेनिक हैं, सो वो नॉन पोलर हैं। और जो मेरे पास HNO3 है या HCl है वो दोनों के दोनों क्या हैं, आयनाइजेबल हैं, आयनिक करैक्टर हैं, उनमें आयनिक बॉन्ड हैं। सो पोलर नेचर है उनका, मोस्टली पोलर नेचर है। पोलर नेचर की वजह से ही जो है वो ईजिली अपने H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। सो हाइड्रोजन present in them is non-ionizable in the glucose and ethanol. Hence they do not show H character. Sixth question मेरे पास जो है, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? मैंने कहा कि जो aqueous solution है एसिड का, अब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Why means क्यों हो रहा है। एक्वस सोल्यूशन, जब हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया, वाटर के अंदर डिजोल्व किया एसिड को और फिर हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के देखा, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तभी होता है, जितने ज़्यादा मेरे पास आयन होंगे उतनी ज़्यादा मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी। मीन्स जितने ज़्यादा मेरे पास आयन होंगे उतने ज़्यादा मेरे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो उतनी ज़्यादा मेरा करंट फ्लो करेगा किसी भी सोल्यूशन के अंदर। एंड एसिड इन एन एक्वस सोल्यूशन आयनाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, जो कि आपका एसिड है, जब भी हम उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन्स भी हमारे पास मिल जाते हैं। नेगेटिव आयन मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा फ्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl की H पॉजिटिव NCl नेगेटिव आयन, अब HCl को आपने तोड़ दिया, H पॉजिटिव